स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसएस क्लासेस बाय सुनीता सिंह में। मैं हूं सुनीता सिंह। आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम 2020 में जो होंगे, अगर हो पाए 2020 में, तो अभी फॉर्म डाला गया है उसका, ठीक है, उसके 30 क्वेश्चंस केमिस्ट्री से लेकर आई हूँ। आप लोग सभी जानते हैं, जिन्होंने भी फॉर्म भरा है उन लोगों को ये जानकारी होगी कि 90 क्वेश्चंस आना है, यानी 90 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें 30 क्वेश्चंस मैथ से होंगे, 30 क्वेश्चंस फिजिक्स से होंगे और 30 क्वेश्चंस केमिस्ट्री से होंगे। ठीक है, तो हम लोग आज 30 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो चलिए जुड़ जाइए मेरे साथ। अगर आप पॉलिटेक्निक का फॉर्म डाल चुके हैं और आपने एग्ज़ाम क्रैक करना है, देन आप जुड़िए मेरे साथ और पूरे वीडियो को देखिएगा। फटाक से हो जाएगा 30 क्वेश्चंस करके हम लोग 2-4 सीरीज में बनाएंगे और हम लोगों का प्रिपरेशन पूरा हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। ओके, तो चलिए, रसायन शास्त्र का MCQs है हम लोगों का। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, देखिए, क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान को क्या कहा जाता है? क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान को क्या कहते हैं हम लोग? तो क्या कहते हैं उसे? विज्ञान कहते हैं। ये तो आप लोग बचपन से पढ़ते हैं, फिर भी यहाँ पे एक शुरुआत किया है मैंने इसी के साथ। ठीक है, उसके बाद देखिए, सब इम्पॉर्टेंट है ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता थे। आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता कौन है? लेवोजिए। लेवोजियर भी इनको बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो इन्हें ही ये आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता यानी फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसी तरह से आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है हम लोगों का। केमिस्ट्री की उत्पत्ति केमी शब्द से हुई है, जो कि प्राचीन नाम है किसका? तो देखिए, यहाँ पे ऑप्शन है आपका चीन, भारत, अमेरिका, मिस्र। याद कर लीजिए, केमी शब्द जो है वो मिस्र के लिए है। ठीक है, केमी शब्द प्राचीन नाम मिस्र का था और उसी से केमिस्ट्री शब्द का उत्पत्ति हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए, निम्न में से कार्बनिक यौगिक है, इनमें से कौन कार्बनिक यौगिक है? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो देखिए, CO2 इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, CH2 भी इनऑर्गेनिक है, SO2 तो हो ही नहीं सकता ऑर्गेनिक, इसलिए क्योंकि इसमें कार्बन है ही नहीं। इन तीनों में सिर्फ आपको ध्यान देना है, कार्बनिक का अर्थ होता है जिसमें कार्बन हो। ठीक है, तो इनमें भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन, इसमें भी कार्बन, लेकिन इसमें क्या है, इसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, इसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और हाइड्रोकार्बन तो जब भी होगा वो क्या होगा? कार्बनिक यौगिक ही होगा। पहचान का ये तरीका है। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो 4 क्वेश्चन कितने तेजी से हम लोगों ने कर लिया। अब देखिए फटाक से फिर 5वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए, तो ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, पौधों को कीटाणुओं व रोगों से बचाता है कौन? क्लोरीन, DDT, क्लोरोफॉर्म या ईथर? तो DDT, ये आपको याद रखना है। DDT का छिड़काव किया जाता है कीटाणु से रक्षा के लिए। फिर देखिए, नेक्स्ट है, चेचक के टीके का आविष्कारक कौन है? तो चेचक के टीके का आविष्कारक बहुत फेमस है ये, एडवर्ड जेनर। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। चेचक के टीके का आविष्कारक कौन है? एडवर्ड जेनर। अब देखिए, निम्न में से जर्मनासी अभी नाम बहुत फेमस हो गया है, किलर, जर्म्स को मारने वाला कौन है इसमें? देखिए, क्लोरोबेंजीन, डेटॉल। सी में ऑप्शन दिया है A और B दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्लोरोबेंजीन और डेटॉल दोनों के दोनों जर्मनासी है, यानी कि जर्म को किल करता है। डेटॉल के बारे में तो आप लोग सभी जानते हैं, क्लोरोबेंजीन के बारे में जानिए कि वो भी एक जर्मनासी है, यानी कि क्या कहते हैं, जर्मनासी को क्या बोलेंगे आप? जर्म्स किलर है। ठीक है, ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, BHC है का पूरा नाम क्या है? तो इसका याद रखिएगा आप लोग। देखिए, ऑप्शन तो 4 ऑप्शन हैं, बेंजीन हाइड्रोक्लोराइड, बेंजीन हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेंजीन हाइड्रोक्सी कार्बोनेट, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो इसका सही ऑप्शन होगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ऐसा होता है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे हो जाता है और सभी जगह क्लोरीन 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 हो जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ओके, क्लियर? तो ये हो गया हमारा BHC। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी, मतलब यहाँ पे जो भी बता रही हूँ सारा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इम्पॉर्टेंट में भी इम्पॉर्टेंट यानी VVI हो जाता है वो, तो वो उस तरीके से मैं उसको आपको डिफ्रेंशिएट कर दे रही हूँ कि BHC याद रख लीजिए, BHC बेंजीन हेक्सा
क्लोराइड। ओके, अब देखिए कौन सी वस्तु द्रव्य नहीं है। ठीक है, तो देखिए बच्चों में जल्दी जनरली गलती क्या करते हैं बच्चे, इसको द्रव्य पढ़ लेते हैं और देन उसके बाद टिक मार देते हैं कहीं भी। तो नहीं, ये द्रव्य मतलब है पदार्थ। ठीक है, द्रव्य मतलब पदार्थ। तो इसमें से क्या होता है, कोयला, प्रकाश, लकड़ी, कॉपर, इसमें से कौन सा द्रव्य नहीं है। तो प्रकाश इसमें द्रव्य नहीं है क्योंकि ये जगह नहीं लेता है। पदार्थ का जो डेफिनेशन है आपको दिमाग में रखना, डेफिनेशन क्या होता है कि जो जगह ले, जिसको टच किया जा सके। तो यहाँ पे क्या है, प्रकाश हमारा ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकृति में जल किस अवस्था में मिलता है। प्रकृति में जल किस अवस्था में मिलता है, ठोस, द्रव और गैस तो आप जानते हैं कि जल एक ऐसी वस्तु है, ऐसी चीज़ है जो तीनों अवस्था में पाई जाती है। आइडियल है, ठोस भी है, द्रव भी है, गैस भी है। ठोस बर्फ़ के रूप में, द्रव तो हम लोग पीते हैं, लिक्विड वाटर जिसे कहते हैं हम लोग, और गैस तो आप जानते हैं जब आप पानी को गर्म करते हैं तो वेपोराइज होता है तो वो गैस बन जाता है। तो तीनों अवस्था में आपका पाया जाता है क्या, जल। ओके, तो ये हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन को बस देखिए, टफ कुछ भी नहीं होता है, आपने सही से तरीके से क्वेश्चन पढ़िए और बनाइए, सही बनता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतराणुक बल अधिक होता है, यानी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स किस में अधिक होता है, यानी मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा किस में होता है। आपको आंसर पता चल गया होगा, ठोस में, द्रव में, गैस में, या तीनों में समान। तो सबसे ज़्यादा अंतराण्विक बल यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किस में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ठोस में, इसलिए ये ठोस होता है। अंतराण्विक बल अधिक है तो ठोस है, उससे थोड़ा कम हो गया तो द्रव हो गया। यानी ये अंतराणुक बल का जो ये होता है आपका, सबसे अधिक किस में होता है, सॉलिड में अधिक होता है, लिक्विड में उससे थोड़ा कम, और सबसे कम किस में होता है, गैस में। याद रखिएगा इसे कि सबसे ज़्यादा अंतराण्विक बल किस में होता है, ठोस में होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी पदार्थ का ताप बढ़ाने पर उसके अणुओं की ऊर्जा में होगी। तो आप देखिए, वृद्धि होगी, अपरिवर्तित रहेगा, या कमी, पहले कमी फिर वृद्धि। तो आप समझिए कि किसी भी पदार्थ का ताप बढ़ाने पर अणु क्या होगा, जब आप ताप बढ़ा देंगे तो वो अणु मूवमेंट में आ जाएगा, गति में आ जाएगा। तो क्या कहेंगे कि उसके ताप बढ़ाने पर उसके अणुओं की ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी, वो मूवमेंट करने लगेंगे। कोई भी चीज़ जिसको एनर्जी दें, जिसको आप ताप दे रहे हैं, तो उसका क्या हो जाएगा, एनर्जी ग्रो करेगा, उसको एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा उसका। अब देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिर मैं बोलूँगी आपको कि ये क्वेश्चन तो सिर्फ पॉलिटेक्निक नहीं, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि, प्रेशर कुकर में खाना क्यों जल्दी पकता है। तो देखिए ऑप्शन है, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जल का क्वथनांक कम हो जाता है, दाब स्थिर रहता है, कोई पदार्थ बाहर निकल नहीं पाता। तो ये देखने में आपको लगेगा कोई पदार्थ बाहर नहीं निकल पाता, तो साइंटिफिकली ये नहीं है, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है क्योंकि प्रेशर जब बढ़ता है, जब आप प्रेशर बढ़ा देते हैं तो जल का क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो प्रेशर कुकर में जल का क्या होता है, दाब आप बढ़ा देते हैं, मतलब प्रेशर बढ़ा देते हैं, तो प्रेशर बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ जाता है, और जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए खाना प्रेशर कुकर में जल्दी पक जाता है। ठीक है, इसी तरह से एक क्वेश्चन आपको हो सकता है इस तरीके से आ जाए कि पहाड़ पे जब आप जाते हैं, ऊपर जाते हैं, तो दाब क्या होता है, धीरे धीरे दाब बढ़ता जाता है। तो वहाँ पहाड़ों पर क्या होता है, जल जो है 100 डिग्री सी से पहले ही खौलना स्टार्ट कर देता है। तो क्यों करता है, क्योंकि वहाँ पे दाब बढ़ जाता है, और दाब बढ़ने पर क्या होता है, जल का क्वथनांक भी बढ़ जाता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा उत्फुल्ल यानी इफ्लोरेसेंट है। यानी उत्फुल्ल, इफ्लोरेसेंट का मतलब होता है जिसके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, जिसके मॉलिक्यूल में वाटर ऐड होता है, और जब उसको आप खुले में छोड़ देते हैं तो वो अपने वाटर का त्याग कर देता है, उसी प्रोसेस को बोलते हैं इफ्लोरेसेंट। बात समझिएगा, उत्फुल्ल यानी कि जिसके पास वाटर है वो जब आप उसको एज इट इज़ छोड़ देंगे तो क्या होगा, वो वाटर को लूज कर देगा अपने वातावरण में, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इफ्लोरेसेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जिसके पास वाटर है वही तो लूज करेगा ना। तो ऑप्शन है MgSO4 Na2CO3 2H2O ZnSO4 NaHCO3। तो वाटर चूँकि इसके पास है इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हुआ। ठीक है,
तो इस तरीके से प्रोसेस आपको समझना है कि प्रोसेस क्या होता है, तब आप आंसर सही सही कर पाएंगे। तो मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि आप लोगों को प्रोसेस को भी यहाँ पे डिस्कस कर दूँगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब बर्फ़ पिघलती है तो अणुओं की स्थितिज ऊर्जा, जब बर्फ़ पिघलती है तो अणुओं की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? अपरिवर्तित रहती है, घटती है, बढ़ती है, इनमें से कोई नहीं। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा इंक का फैल गया है, ठीक है, इससे ये कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जब बर्फ़ पिघलती है तो अणुओं की स्थितिज ऊर्जा घटती है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा घटती है, ध्यान रखिएगा इसका। आगे चलिए, आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा, जल में घुलनशील अशुद्धियाँ इसके क्वथनांक को कम कर देती है, क्वथनांक को बढ़ा देती है, हिमांक को बढ़ा देती है, या हिमांक पर कोई प्रभाव नहीं डालती। तो क्या होता है, जल में जब घुलनशील अशुद्धियाँ होती हैं तो ये आप जानते हैं कि अशुद्धियाँ क्या करती हैं, क्वथनांक को बढ़ा देती हैं, क्वथनांक को कम नहीं करती हैं, क्वथनांक को बढ़ा देती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा युग्म यौगिकों को प्रदर्शित करता है? तो देखिए युग्म में देखिए, शहद एवं नमक, दूध एवं पानी, शहद एवं पानी, पानी एवं साबुन। तो यौगिक के डेफिनेशन को आप याद करेंगे तो यौगिक का अर्थ होता है जब दो या दो से अधिक पदार्थ किसी निश्चित अनुपात में मिलते हैं और एक अलग पदार्थ का निर्माण करते हैं। उसमें क्या होता है, जो पदार्थ मिलकर बनाते हैं उसे उसका आइडेंटिटी उसमें लूज हो जाता है। ठीक है, जैसे वाटर, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर वाटर बनता है, तो वाटर में क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसा कोई गुण भी नहीं होता है, दोनों गैस है, जबकि वाटर क्या है, लिक्विड। तो उसके अकॉर्डिंग आप सोचेंगे तो आपका ऑप्शन क्या है, देखिए शहद और नमक को मिलाएंगे तो आइडेंटिटी कोई लूज नहीं करेगा, दोनों अपने आइडेंटिटी को बनाए रखेगा। दूध एवं पानी का भी वही है, शहद एवं पानी का भी वही होगा आपका, लेकिन पानी एवं साबुन को जब आप मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको अलग करना मुश्किल है। पानी और साबुन जब एक बार आपने मिक्स कर दिया तो दोनों की अपनी आइडेंटिटी लूज हो जाती है, दोनों एक दूसरे में मिक्स हो जाता है। और यौगिक का है कि यौगिक जब बन गया तो उसे आप किसी भी साधारण मेथड से, यानी उसे क्या बोलते हैं, भौतिक विधि, किसी भी सिंपल मेथड से अलग नहीं कर सकते हैं, उसके लिए किसी रासायनिक विधि का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये सब जो डेफिनेशन है जब आप उसको दिमाग में रखते हैं तो ऑप्शन सही जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरह से हुआ ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भूगर्भ यानी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु बोला गया है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन तो ये आपको एकदम याद रखना चाहिए कि एल्यूमिनियम है। धातु कौन सा है सबसे ज़्यादा, एल्यूमिनियम। ठीक है, फिर है आपका निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो रासायनिक परिवर्तन नहीं है मतलब वैसा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन किसको कहते हैं, वैसा परिवर्तन जिसको फिर से रिवर्स नहीं किया जा सके उसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। और भौतिक परिवर्तन होता है जिसे फिर से रिवर्स किया जा सके। तो चलिए इसमें ऑप्शन ढूंढिए आप। कोयले का जलना, एक बारी कोयला जल गया तो जल गया, उसको आप फिर कोयला नहीं बना सकते हैं। दूध का सड़ना, एक बारी दूध आपका ख़राब हो गया तो ख़राब हो गया, फिर से वो सिंपल दूध में नहीं कन्वर्ट होगा। वाष्प का बनना, तो वाष्प का बनना क्या है, वाष्प एक बार बना तो जब वाष्प को आप इकट्ठा कर देंगे तो फिर से वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या है, फिजिकल है, रासायनिक नहीं है। और जल का निर्माण तो आप जान ही रहे हैं, रासायनिक मेथड है। रसायन एक बार जल का निर्माण हो गया तो फिर से आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसको नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ आपका ऑप्शन क्या है, निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो नहीं है इसलिए क्या हो गया ऑप्शन, वाष्प का बनना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा तत्व है, निम्न में से कौन सा तत्व है, इसमें तत्व पहचानना है, यानी क्या कहते हैं उसके प्योरेस्ट फॉर्म में जो है। तो देखिए सिलिका, ये आपका सिलिका जो है यौगिक है, SiO2 होता है, कांच फिर आपका यौगिक के रूप में है। ये सब मतलब कंपाउंड है, किसी न किसी से रिएक्शन करके कंबाइन करके बनता है। और मैग्नीशियम इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मैग्नीशियम एक तत्व है, क्योंकि Mg मेटल के फॉर्म में सिर्फ लिखा गया है, इसको इसका कंपाउंड के फॉर्म में नहीं दिया गया है, इसलिए ये क्या हो गया, मैग्नीशियम क्या हो गया, तत्व हो गया। तत्व मतलब जो अकेला रहे, शुद्ध प्योरेस्ट फॉर्म में पाया जाए उसे कहते हैं तत्व। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 हो गया हमारा। और 10 क्वेश्चन हम लोग का बचा है जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो देखिए
21 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? केवल प्रोटॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो आप सभी जानते हैं थ्योरी से कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर नेक्स्ट है, परमाणु को सर्वप्रथम किसने विभाजित किया? तो इनमें से किसने सबसे पहले किया? डाल्टन ने तो कहा था कि अविभाजित होता है। जे थॉमसन ने परमाणु को विभाजित नहीं किया था। थॉमस ग्राहम भी नहीं। बैकेरेल जो थे, इन्होंने रेडियो एक्टिविटी का जन्मदाता है ये, इसलिए इनका क्या हो जाएगा? बैकेरेल। परमाणु को सर्वप्रथम किसने विभाजित किया? बैकेरेल ने। ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है? जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है वो आपका क्या होता है? अणु। ठीक है, अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, तो ऑप्शन हुआ हमारा अणु। उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्या है? एक तत्व का परमाणु क्रमांक 19 तथा परमाणु भार 39 है, उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं? न्यूट्रॉन की संख्या n बराबर क्या होता है आपका? a, परमाणु भार को a से दिखाते हैं, माइनस z करते हैं आप, तो a हो गया 39 माइनस 19, तो आप इसको माइनस करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा कितना? 20। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस अक्सर आता है इस टाइप का, इसलिए ध्यान रखिए इनका। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूट्रॉन के खोजकर्ता। याद रखिए इसको, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? जेम्स चैडविक। 3 ही खोजकर्ता का नाम याद रखना है आपको, एक न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और नाभिक। ठीक है, तो देखिए अभी जब मैं ये आपको बता रही हूँ, एक चीज़ और बता दूँ कि मैंने परमाणु संख्या पे एक फुल वीडियो डाला हुआ है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद आपके लिए ये सारा क्वेश्चन एकदम चुटकी बजाते बनने वाला हो जाएगा। उसका लिंक मैं दे दूँगी, आप देख लीजिएगा, तो आपका टाइम यहाँ पे सेव हो जाएगा। मैं यहाँ पे अब डिस्कस करने बैठूँगी सारे का तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो जेम्स चैडविक इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा क्या? सल्फर। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, तो वहाँ पे सब थ्योरी आपको बताई गई है, तो वहाँ आप ज़रूर देख लेना। ठीक है, सल्फर S का परमाणु क्रमांक 16 है, परमाणु भार 32, तो H2 माइनस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बताइए। तो H2 माइनस का मतलब आप क्या समझे? ये ऋणायन है, तो S के पास क्या करता है? परमाणु भार और परमाणु क्रमांक यानी 16 है इसका परमाणु क्रमांक, तो परमाणु क्रमांक जितना होता है वही होता है P = E, यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है जब आपका एटम क्या होता है? न्यूट्रल अवस्था में होता है। लेकिन जब 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो इलेक्ट्रॉन लिया, प्रोटॉन नहीं लिया। आप ध्यान देंगे इस बात पर, प्रोटॉन तो एज इट इज़ है लेकिन इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, तो इलेक्ट्रॉन जब 16 था और 2 और आया बाहर से, 2 माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लिया, तो प्लस 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन हो गया 18। प्रोटॉन कितना रह गया? 16 ही रह गया, और इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 18। तो आप इस सीक्वेंस को ढूंढिए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या। तो इलेक्ट्रॉन कितना? 18 और प्रोटॉन कितना? 16। अब यहाँ पे एक बात मैं आपको और बता दूं कि आप जब क्वेश्चन पढ़ें तो जैसे पहले इलेक्ट्रॉन है बाद में प्रोटॉन है ना, तो आपको उसी सीक्वेंस में देखना होता है। इलेक्ट्रॉन आपके पास 18 है और प्रोटॉन 16, तो ऑप्शन आपका 18, 16। अगर आपको ये कह दे यहाँ पे ऑप्शन 16, 18 होता तो इसको आप टिक नहीं लगाते। बात आई समझ में? आपको लगेगा, एक बच्चे यही सब गलत करके आते हैं कि 16, 18 है तो आंसर मैच कर ही गया, लेकिन नहीं, सीक्वेंस भी होता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो पहले इलेक्ट्रॉन की संख्या दी हुई है फिर प्रोटॉन की, उसको आप टिक लगाएंगे। समझ गए आप? मान लीजिए ये ऑप्शन यहाँ पे डाल देती मैं, तो इसको आप टिक नहीं लगाते, आप इसको टिक लगाते, जबकि ऑप्शन क्या है? दोनों का मैच करता हुआ है। तो ये सब ध्यान थोड़ा सा रखना होता है। ठीक है, तो चलिए 18, 16 हो गया। फिर नेक्स्ट है हमारा, प्रोटॉन पर धनावेश का मान इलेक्ट्रॉन के आवेश का होता है कितना? प्रोटॉन के धन आवेश का मान इलेक्ट्रॉन के आवेश का बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? सिर्फ प्रोटॉन पे क्या होता है? धन आवेश होता है, और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? उतना ही ऋण आवेश होता है। यानी दोनों के आवेश की संख्या समान है, लेकिन सिर्फ उसका साइन अलग है, प्रोटॉन पे धन और इलेक्ट्रॉन पे ऋण। तो यहाँ पे आधा दुगना कोई संबंध नहीं होगा, समान होता है। आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन
समान होता है। ठीक है, फिर देखिए रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की, तो यहाँ पे सिर्फ रेडियो एक्टिविटी लिख रहा है, तो यहाँ पे आप आंसर लिखेंगे हेनरी बेकुरल। इन्होंने ही की थी, इन्होंने ही आपके एटम को विभाजित बताया था, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी में ही एटम विभाजित होता है। ठीक है, तो ये आपको अगर रेडियो एक्टिविटी है तो ये हो गया। लेकिन अगर ऑप्शन देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में मैंने इसे क्लियर किया है कि कृत्रिम रेडियो एक्टिविटीता की खोज किसने की। अगर दिया जाता है कि कृत्रिम रेडियो एक्टिविटीता, तो कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की, तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, आई क्यूरी तथा जूलियट। ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, इन दोनों ने मिलकर ही कृत्रिम रेडियो एक्टिविटीता की खोज करी थी। ठीक है, इन्होंने हेनरी बेकुरल ने किसकी की थी, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी की। तो रेडियो एक्टिविटी का मतलब नेचुरल रेडियो एक्टिविटी ही होता है, प्राकृतिक रेडियो एक्टिविटी ही होता है। आइडेंटिफाई कर देगा कृत्रिम, तो ध्यान रखिएगा आई क्यूरी एंड जूलियट। अगर सिर्फ रेडियो एक्टिविटी दिया है तो अब ऑप्शन आपको देखिए, यहाँ मैडम क्यूरी भी दिया है कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आप ऑप्शन क्या मारेंगे, हेनरी बेकुरल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 29। अब लास्ट है हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है। U92 to 38 में न्यूट्रॉन की संख्या है, न्यूट्रॉन की संख्या जस्ट आप देखिए, मैंने पीछे आपको बताया है ना अभी कि n बराबर क्या करते हैं आप, a माइनस जेड करते हैं ना, तो a माइनस जेड, तो नीचे क्या होता है, z होता है, ऊपर क्या होता है, a होता है। तो 238 माइनस 92 करेंगे आप, तो 18 में से 2 जाए, सॉरी 8 में से 2 जाएगा 6, और यहाँ आपका 13 में से 9 जाएगा 4 और 146। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी, 146। तो फटाक से आपने इसको टिक मार देना है। तो मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि आप मैंने जो परमाणु क्या कहते हैं, परमाणु स्ट्रक्चर यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर पे मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, आपको उस वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूंगी परमाणु संरचना पे, वो आप ज़रूर से एक बारी देख लीजिएगा। आपके लिए फिर ये आपको परमाणु संरचना से आधारित कोई भी क्वेश्चन आएगा उसमें आप कहीं फंसेंगे नहीं। तो इस तरह से 30 क्वेश्चंस आज हम लोगों ने कर लिया है। आप इतना कर लें और आपको भी असेसमेंट कर लें अपना कि हाँ इतने क्वेश्चन में आपने अपनी तरफ से कितना बनाया। अगर आपने पूरा बनाया तो एक्सीलेंट, अगर आपने 15 भी बनाया तो गुड, एवरेज आपका रहेगा, और 10 बनाया तो थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, उसके बाद की बात तो करनी ही नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए, अपने आप को असेस भी करते जाइए, पढ़ाई में लगे रहिए, जुटे रहिए, ताकि आपका अच्छा से, आप अगर किसी फॉर्म को फिलअप करते हैं इट मीन्स कि आप उसमें सेलेक्ट होना चाहते हैं, इसलिए तैयारी अच्छी होनी चाहिए। तो इस शब्दों के साथ आज का वीडियो समाप्त हुआ। अगर आपको अच्छा लगा हो और आगे भी ऐसे ही वीडियोज़ मैं अभी डालूँगी लगातार, तो जुड़ना है आपको, तो मेरे साथ जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलेगा उसी के माध्यम से। और अपने दोस्तों जिन लोगों ने फॉर्म डाला हुआ है पॉलिटेक्निक का, उन्हें शेयर कर दीजिए और लाइक तो पक्का कर दीजिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर बच्चों, हैव अ नाइस डे।